इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे। फांसी की सजा की पृष्ठभूमि में वोट बैंक की राजनीति भी होती है। कोर्ट फांसी की सजा मुकर्रर कर भी दे तो भी फैसले पर अमल करने में सालों साल लग जाते हैं। फाइलों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुंचने में इतना समय लगता है मानो फाइलों ने ही मीलों का सफर तय कर लिया हो। भुल्लर को 10 साल पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हो पाया। उल्टे सरकार उसे मानसिक रोगी बता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस भुल्लर को बचाने की कोशिश कर रही थी। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज न्यूज लाइन में सबसे पहले बात करेंगे भुल्लर पर कांग्रेस के सॉफ्ट कॉर्नर की। सुप्रीम कोर्ट ने देविंदर सिंह भुल्लर की याचिका को खारिज कर दिया है। भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि वो फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के भुल्लर को फांसी की सजा बरकरार रखने के फैसले के बाद आतंकवादी विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा कांग्रेस के नेताओं पर जमकर बरसे। दया याचिका पर 8 साल की देरी को मुद्दा बना साल 2011 में भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में भुल्लर की फांसी को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पाए देविंदर पाल सिंह भुल्लर की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद साफ हो गया है कि भुल्लर की सजा कायम रहेगी। भुल्लर की पत्नी ने याचिका में ये भी दलील दी थी कि उसका पति मानसिक रूप से बीमार है। बंदा मानसिक हालात उसके ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उसको कंसीडर नहीं किया गया। क्या ये हिंदुस्तान की सरकार या कानून एक पागल व्यक्ति को फांसी पर लटकाएगी? एक आदमी 250 सिखों का कत्ल करता है, 7 दफा सेशन से उसको फांसी के ऑर्डर होते हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट लाइफ में कन्वर्ट करती है। इसको एक ही फांसी के अंदर डेथ सेंटेंस अवार्ड करती है। हम इस मामले को अकाल तख्त पे ले जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, नहीं तो उनको तनख्वाही करार कर दिया जाएगा। Today in Buller's case, the Supreme Court has delivered a judgment that the petitioner has not made out any case to grant pardon or remission or commute the sentence by the President under Article 72 of the Constitution. Supreme Court has dismissed the writ petition. The reflection of this today's judgment will follow in all other cases which are all pending in similar in nature. 1993 में भुल्लर के निशाने पर रहे एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेहद खुश हैं। हालांकि बिट्टा ने कांग्रेस के कई नेताओं पर भुल्लर को बचाने का आरोप भी लगाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, कांग्रेस नेता अंबिका सोनी और कपिल सिब्बल पर बिट्टा ने जमकर भड़ास निकाली। मुझे अंबिका सोनी ने खुद बुला के कहा कि भुल्लर के मामले में चुप हो जाइए। मुझे अंबिका सोनी ने खुद बुला के कहा हाई कमांड का आदेश है, अफजल के मामले में चुप हो जाइए। और कपिल सिब्बल कोर्ट में क्यों पेश हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। कपिल सिब्बल भी कोर्ट में पेश होता है मेरे केस में। सुरक्षा भी मेरी कांग्रेस पार्टी की लीडर से विड्रॉ करती है। फिर एनएसजी मेरी भुल्लर की फांसी से पहले 2 साल पहले विड्रॉ होती है। क्या ये जितनी भी एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये लालू प्रसाद यादव को मिलेगी? क्या उनके ऊपर हमला हुआ है नक्सलाइटों के लीडर? मेरी एनएसजी फिर क्यों हटाई? बिट्टा ने कांग्रेसी नेताओं पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी मां बताते हुए उन्होंने कहा कि वो 17 साल की उम्र में कांग्रेस से जुड़ गए थे। खुद को कांग्रेसी बताते हुए बिट्टा ने कहा कि उनका अगला कदम राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी पर चढ़वाना है। मेरी लीडरशिप ने आतंकवादियों से डरते हुए मुझे अकेला छोड़ दिया।
इन्होंने कुर्सी सदा से दोस्ती कर ली। मैंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के असूलों पर चलते हुए मौत से दोस्ती कर ली और आखिरी दम तक राजीव गांधी को कातलों को फांसी दिलाने के लिए भी मैं लड़ूंगा। अफजल को दिलाई परिवारों के साथ। अब मेरा अगला निशाना होगा राजीव गांधी के कातलों को फांसी पर चढ़ाना। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भुल्लर की फांसी होना अब तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर राजीव गांधी की हत्या के दोषियों, तस्कर वीरप्पन के साथियों समेत उन 16 लोगों की फांसी के फैसले पर पड़ेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आखिर इस चर्चा की जरूरत पड़ी क्यों? ये कहना क्यों पड़ा कि कांग्रेस का कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या, या आतंकियों के लिए या भुल्लर जैसे लोगों के लिए कहीं कोई नरमी बरत रही है क्या कांग्रेस? क्यों ऐसा सवाल उठा? क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्यों नीड दिखाई दे रही है ऐसी किसी चर्चा की? दरअसल वजह है 10 साल पहले कोर्ट फांसी की सजा देता है, लेकिन 10 साल बाद भी जो फांसी है वो नहीं हो पाती। और ये एक ऐसा मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं। क्यों आतंकियों को लेकर कांग्रेस का रुख जो है वो थोड़ा सॉफ्ट नजर आ रहा है? 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, यूपी की सरकार रही है। इलेक्शन से पहले तो वो तमाम चीजें उन्हें याद आ रही हैं। 2014 से पहले क्या क्या कर लें, किस किस चीज में अपना क्रेडिट बटोर सकें, वो सारी चीजें उनके जहन में आ रही है। लेकिन उसके बावजूद क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल में अग्निमा दुबे हैं, हमारी पॉलिटिकल एडिटर हैं। हमारे साथ डॉक्टर समित पात्र हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत जाने माने नेता हैं। समित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब हैं, बतौर वरिष्ठ पत्रकार, बतौर विश्लेषक हमारे साथ मौजूद रहते हैं और कई बार नुक्ताचीनी जहां मुमकिन हो, जहां जगह मिले, जहां गुंजाइश मिले, करेक्शन करने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। डॉक्टर समित पात्र, सबसे पहले आपका रिएक्शन, भुल्लर को आखिरकार फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बरकरार रहेगी? देखिए, न्याय ने अपना पथ चुना है और बिल्कुल हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा ही स्पष्ट रहा है कि जो भी देश के खिलाफ लड़ता है, जो भी आतंकवादी गतिविधियों में अपने आप को संलग्न करता है, उसका अंत इसी प्रकार का होना चाहिए। मगर आज इससे बड़ा भी डिस्कशन का विषय यह है, देखिए फांसी की सजा हुई थी, उसको बरकरार रखा गया, इसमें कुछ नया नहीं है, ये होना था और ये स्वागत योग्य है। किंतु जो डिस्कशन का विषय होना चाहिए वो यह है कि कांग्रेस के ही एक नेता ने आज कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है कि किस प्रकार तुष्टिकरण के राजनीति को हवा देने के लिए कांग्रेस आतंकवादियों पे नरमी अपनाती है। देखिए पंद्रह जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आज लगभग 60-65 वर्ष जो है हम स्वतंत्र हुए हो चुका है। आज भी हिंदुस्तान का लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ है। आखिर क्या समय नहीं आया है कि हम परिपक्व हों और हमारे एक एक स्टेप्स जो कदम हैं वो परिपक्वता से रखी जाए? वोट की राजनीति अलग होनी चाहिए और देश की राजनीति, हित की राजनीति, ये अलग होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। बिल्कुल। अग्निमा दुबे जी, क्या नजर आती है आपको इसके पीछे वजह? बहुत सही एक मुद्दा यहाँ पर डॉक्टर पात्र उठा रहे हैं कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस में थे उस वक्त बिट्टा साहब, उनके ऊपर भी हमला हुआ, वो भी इसके शिकार हुए, उनके एक पैर में इसका काफी कुछ असर भी है। आज भी वो उन यादों को भूल नहीं पाते और वो हमने देखा आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बरबस उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। शीला जी को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया, दिल्ली सरकार को खूब कोसा, सोनिया गांधी के लिए कहा, अहमद पटेल साहब के लिए कहा कि उनसे मिलने में वक्त चाहिए, फिर सोनिया गांधी से मिलने में 2 साल चाहिए। आप यूथ कांग्रेस के एक सक्रिय मेंबर से बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाता है, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के चरित्र में वाकई कोई बड़ा दाग है और कहीं कोई खामी जरूर है। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस का अगर हम बात करें तो भुल्लर ही क्या, फिर आप देखिए अफजल पे आइए, कसाब पे आइए और मसले आए। अब उन्होंने फांसी दे दी, अलग बात है, लेकिन बहुत अरसे 10-10 साल 11-11 साल तक बहुत सारे मसले हैं जो कि लटके रहते हैं। लेकिन इसमें कांग्रेस को ही क्यों कहें? आप देखिए अकाली दल है और मैं तो कहूँ कि बीजेपी के भी जो, अगर मैं कहूँ कि सिख कोई नेता से आज हमने कोशिश करी कि वो इस मुद्दे पे बोले, तो सब बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीति कहीं ना कहीं, और दूसरे दलों की तरफ से यह कहें कि व्यक्तिगत तौर से अगर वो देखें हम पंजाब की राजनीति, तो अकाली भी इस पे बोलने को तैयार नहीं है, वो भी सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं सब इस तरीके से। तो कांग्रेस ही नहीं कहें कि और भी दल, चाहे कोई भी दल हो, उनका सॉफ्ट, पात्रा जी जरूर यहाँ पे अपना बात कह रहे हैं, लेकिन हम आज हमने कोशिश करी कि कोई बीजेपी के कोई जो सिख नेता है वो उनसे बात कर ले, तो उन्होंने कहा नहीं, माफ करो, आज रहने दो। तो ये क्या है? तो ऐसी स्टेटमेंट का क्या मतलब है? फजल साहब, क्या लगता है आपको? हर पार्टी देशभक्ति के मसले पर, आतंकवाद के मसले पर, मतलब इसे भी मत छोड़ो, इस पे भी राजनीति कर लो जहां तक मुनासिब हो। अग्निमा जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए, देश की जो राजनीति का जो चेहरा है ना, वो हर तरह से अपने फायदे और नफा और नुकसान को देख के बात करता है। ठीक है कि भाजपा के आज कोई नेता नहीं आए, लेकिन भाजपा जब तक अफजल गुरु और कसाब को लेकर जिस तरह का शोर मचाते थे कि इनको फांसी दी जानी चाहिए, कभी भुल्लर को लेकर उस तरह नहीं मचाया। संबित भाई हैं यहाँ, वो आज ज़रूर इसका स्वागत कर रहे हैं, कई और भाजपा के नेताओं ने स्वागत किया, लेकिन ये इन लोगों को फांसी की सज़ा जल्दी दे, राष्ट्रपति के यहाँ कभी इस तरह की बात नहीं की कि इनको भी जल्दी फांसी दे देनी चाहिए।
उनको इनकी दया पिटीशन, मर्सी पिटीशन पड़ी हुई थी, इसे लेकर भी, क्योंकि इनका ये भाजपा और अकाली दल पंजाब में सत्ता में साझेदार है जी, अलायंस है। वहाँ जिस तरह से वोट की राजनीति, क्योंकि राजनीति हो रही, यहाँ मौत पे राजनीति होने लगी है, फांसी पे राजनीति हो रही है, तमिल अपना हित देख रहे हैं, वो किसी और को बचाने के लिए अपने विधानसभाओं में पास कर देते हैं, तो वहाँ पंजाब में लोग अपना पास कर दे रहे हैं किसी, चूँकि अकाली दल है। तो ये एक राजनीति का जो चेहरा बदला है ना, इसमें अपने नफ़े नुकसान को देख के कहाँ वोट किससे मिलना है, कोई हिंदू का हित देखता है, कोई मुसलमानों के वोट के लिए करता है, कोई सिखों का, कोई तमिल का। आप देखिए तमिल वगैरह को लेके आज मुझे लगता है डॉक्टर समित इसका ज्यादा सही जवाब दे पाएंगे। क्या क्यों डॉक्टर समित, ऐसा क्यों कि कसाब का आप बार बार जिक्र करते हैं, अफजल का बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन भुल्लर का नहीं करते हैं, भिंडरावाला को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं? मैं आपको याद दिला दूं, जब पंजाब के असेंबली में जहां की हमारी साझा सरकार चलती है, रजौना जो कि फांसी के ही उस पे है, रजौना के ऊपर रेजोल्यूशन उसके फेवर में पास करने की बात कही गई, तो बीजेपी ने ही उस रेजोल्यूशन को रोका, जबकि अकाली चाहते थे कि रेजोल्यूशन पास हो। और हमने उसी असेंबली के पटल पर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये वक्त आ चुका है कि हमारा अलायंस या हमारी सहयोगी पार्टी कोई भी हो, मगर इससे ऊपर उठकर हम देश के हित में बात करें, और रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ। तो अब देखिए, ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दो चेहरे हैं, एक ही चेहरा है। और बार बार हमारे पार्टी के आलाकमान कहते रहे हैं कि जो भी विषय देश के हित के लिए है, उन्हीं विषयों को आगे बढ़ाना चाहिए, और जो कानूनी मसला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट कहती है उसे अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से चलिए, आपका पक्ष इस पर काफी हद तक क्लियर लग रहा है और समझ भी आ रहा है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ, फिलहाल इस इंसिडेंट का हम लोग जिक्र कर रहे थे, बिट्टा ये कहते हैं कि अंबिका सोनी जो है उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम खामोश रहना अफजल के मसले पर। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। अंबिका सोनी अगर ये कहती हैं उनसे कि तुम खामोश रहना, और वो खामोश रह जाते हैं कि शीला सरकार सुनवाई नहीं करती, वो कहते हैं अहमद पटेल से टाइम लो, फिर सोनिया गांधी से मिलो, उन्हीं की पार्टी के अंदर ऐसी स्थिति है। क्या वाकई में आपको लगता है कि कुछ आतंकियों को लेकर, या एक पता नहीं क्या स्पेसिफिक जोन्स हैं, उनको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस का दिख रहा है? समित जी। हाँ, नहीं देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आज कुछ मुद्दे जो है उभर के बिल्कुल आए हैं। पहला मुद्दा जो उभर के आया है कि देखिए, जो बीजेपी कह रही थी इतने महीनों से और सालों से कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अफजल के ऊपर राजनीति कर रही है, आज उनके पार्टी के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि खुद फर्स्ट फैमिली सोनिया गांधी जी ने अंबिका सोनी जी के माध्यम से ये मैसेज भेजा है कि आप देखिए, इस विषय पे चुप रहिए, और केवल इस विषय पे नहीं, भुल्लर के विषय पर भी चुप रहिए। तो आप बताइए, ये देश में हो क्या रहा है, जब देश का सबसे उच्च पावर सेंटर, मैं पावर सेंटर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले दिग्विजय सिंह जी ने 2 पावर सेंटर के विषय में कहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये दिखाता है कि किस प्रकार कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए फांसी जैसे संगीन मामलों पर भी राजनीति करने से नहीं चूकती। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, कपिल सिब्बल जो कि एक यूनियन मिनिस्टर हैं, वो भुल्लर का केस लड़ रहे थे, वो अन्याय। और जबकि ये भुल्लर जी के कारण ही जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इनके दफ्तर के बाहर, युवा मोर्चा कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हुई थी और 25 लोग घायल हुए थे। एमएस बिट्टा भी उस समय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, और वो भी घायलों में से एक थे। उसके बावजूद कपिल सिब्बल उनके लिए पैरवी कर रहे थे। ये एक और हैरतमंद बात है कि उसी पार्टी के एक कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हैं, वो पूरे इस केस के दौरान उनकी तरफ से उनके पक्ष में, भुल्लर के पक्ष में बोलते रहे, उनको बचाने की कोशिश करते रहे। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी, क्या मजबूरी थी कपिल सिब्बल साहब की, जिन्हें ऐसा करना पड़ा? मलिक साहब, ये क्या राजनीति है? अगर आप किसी चीज को लेकर कुछ कहते हैं, हमें समझ आता है राजनीति कर रहे हैं, फांसी कब दें, कैसे दें, इस पर भी आप राजनीति कर सकते हैं, चीजों को आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, कई चीजें हैं। लेकिन ये क्या है कि कपिल सिब्बल साहब एक ऐसे शख्स का केस लड़ते हैं जो 1993 दिल्ली बम धमाकों का आरोपी है, और यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर वो हमला करता है, उसमें अध्यक्ष भी उसके जख्मी होते हैं। उसका केस लड़ने की क्या वजह नजर आ रही है? ये देखिए, केस चूंकि एक वकील भी है, वो हो सकता है कि उसका एक कारण रहा हो। संबित साहब ने ठीक कहा कि कपिल सिब्बल क्यों लड़े, लेकिन उनको भी याद दिला दें कि भारतीय जनता पार्टी के राम जेठमलानी है, वो भी इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस लड़ते रहे हैं। तो चूंकि एक कानूनी मुद्दा है, हो सकता है कि क्या कारण रहा हो, ये तो कपिल सिब्बल बेहतर जवाब दे सकते हो। और बिट्टा जी ने जो कई सवाल उठाए कांग्रेस को लेके, इसमें उनकी एक अंदरूनी राजनीति भी नजर आती। लेकिन एक जवाब चूँकि संबित जी ने वहाँ अकाली दल और पंजाब का मसला उठाया और रजौना का मामला, मुझे ये कहने दीजिए कि इस देश में 2 तरह का कई बार भाजपा का दोहरा चरित्र उन्होंने कहा, लेकिन जब भिंडरावाले का वहाँ लाइब्रेरी बनाई गई स्वर्ण मंदिर में और वहाँ शहीद स्मारक बनाया गई, तो कोई भाजपा के लोगों ने कभी किसी तरह का विरोध नहीं किया। मुझे चूँकि कई बार ये लगता है कि इस देश में अगर कोई मुसलमान किसी
बदकिस्मती से अगर कोई किसी आतंकवादी का नाम ले लेता है तो वो तुरंत कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन एक अकाली दल विधानसभा में और वहाँ का जो स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले के नाम पर लाइब्रेरी स्थापित हुई है, किसी भाजपा के नेता ने, किसी आज तक नहीं, और शहीद स्मारक जो बनाए जा रहे हैं भिंडरावाले के नाम पर, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। तो ये एक दोहरी सियासत है। ये तुष्टीकरण की बात करते हैं कि तुष्टीकरण कर रहे हैं कांग्रेस की, ठीक है, हाँ कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो दूसरे की तरह तुष्टीकरण, क्योंकि आज जो की राजनीति जो हो गई है वो तुष्टीकरण की राजनीति हो गई। हर कोई अपने अपने नफे नुकसान फायदा कहाँ किसका वोट मिलेगा इसे लेकर कर रहे। कोई मुसलमानों को लुभा रहा है, कोई हिंदुओं को लुभा रहा है, कोई तमिलों को, जैसा मैंने पहले भी कहा। बिल्कुल, और हमारे पैनल के लिए भी और साथ ही हमारे व्यूवर्स के लिए भी मैं खास तौर से बता दूं कि जैजी भी एक जाने माने पॉप सिंगर है, उनका एक सॉन्ग हाल में आया था, उसमें भिंडरावाला को शहीद की संज्ञा दी गई थी। समित जी, इस पर भी कभी आपत्ति नहीं जताती बीजेपी? कभी इस चीज को लेकर वंदना जी फिल्म जो बनी है जी अभी बैंड लगाया है सरकार ने, वो पंजाब में बनी है फिल्म, किसी भाजपा के लोगों ने नहीं। तो क्या आप लोगों की नजर में भिंडरावाला आतंकी नहीं है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमेशा से हमने कहा है कि किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा टेररिज्म को लेकर। जो टेररिस्ट है उसके साथ न्याय की जो प्रक्रिया है वो होना चाहिए। क्योंकि आपकी सरकार अलायंस नहीं, मैंने कहा हमने रिजोल्यूशंस रोके हैं, हमने रिजोल्यूशंस रोके हैं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। और हम हर जगह ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट है उसके साथ किसी प्रकार का रियायत नहीं होना चाहिए, रियायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और भाजपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कोई दोहरा चरित्र है ही नहीं। कोई दोहरा चरित्र नहीं है। तो फिर अकाली सरकार में जैसा मलिक साहब बता रहे हैं कि बाकायदा मूवी भी आती है, उस पर आप लोगों का तब भी कुछ अपोजिशन नजर नहीं आया। नहीं, उसके बाद लाइब्रेरी जो अमृतसर में बनाई गई है उस पर भी कहीं नहीं, इसमें हमने आपत्ति किया हुआ है और विषय चल रहा है। मैंने कहा इसमें आपत्ति किया हुआ है, असेंबली में तक रेजोल्यूशन किया हुआ है। इसका जो है देखते हैं भविष्य में क्या होता है, किंतु हमने रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया। और हमारे आला नेताओं ने हमेशा कहा है कि ये नहीं चलेगा, जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, उसको हम किसी प्रकार के तुष्टीकरण के लिए भला मानुष नहीं दिखा सकते हैं। चलिए बहुत हाँ कहिए अनिमा जी, आप कहिए। जो हिंदू आतंकवाद की बात आई, उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए समझौता में, और भी कुछ मामलों में, वहाँ पे आपके नेता उसमें सॉफ्ट स्टैंड लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं अरुणिमा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो है, मैं आपत्ति करता हूं हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द के इस्तेमाल का, क्योंकि कभी भी इस्लामिक आतंकवाद या सिख आतंकवाद का, किसी आतंकवाद का कभी रंग नहीं होता, जैसे हमने बारंबार कहा है। दूसरा विषय में इसमें महत्वपूर्ण है कि आप बताइए, जो पकड़े गए हैं वो अभी तक कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात है, हम उनमें से किसी के लिए कोई सॉफ्ट स्टैंड नहीं लेते हैं। आप पकड़ लीजिए, आप कन्विक्ट कीजिए, उनको फांसी पे चढ़ाइए, इससे हमें कोई ये नहीं है, किंतु पहले कन्विक्ट तो कीजिए। सरकार कांग्रेस की है, सीबीआई कांग्रेस की है, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कहने का मतलब है। तो आप तो कर ही सकते हैं प्रूफ। अगर फिर भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, शानदार फुल फॉर्म आपने डिस्कवर कर दिया मेरे ख्याल से। ये तो जाना माना फुल फॉर्म जी। लोग आपके सॉफ्ट जब उस तरह जब गिरफ्तारी हुई थी तब आडवाणी जी चले गए थे। बिल्कुल पूछेंगे कि क्या सिर्फ कांग्रेस को कोसने से बात बनेगी या बीजेपी का भी जो रुख है वो कुछ ऐसा की नजर आता है? क्या आतंकवाद जैसे मसले पर भी इस देश में राजनीति होती है और कब तक होती रहेगी? कब तक ये सिलसिला चलेगा? कब तक बीजेपी और कांग्रेस जैसी दो बड़ी पार्टियां जो एक सत्ता पक्ष और दूसरी विपक्ष की भूमिका में होती है, ऐसे मसलों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करती रहेंगी? आप देखते रहिए न्यूज लाइन, चर्चा इसी तरीके से जारी है। एकड़ की राशि थी किसानों के लिए धरती की, ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ
और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। भुल्लर जैसे लोगों के लिए कांग्रेस की नरमी क्यों? ऐसे किसी भी आतंकी के लिए कांग्रेस की नरमी क्यों? यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर धमाका करने वाले, बम विस्फोट करने वाले आदमी के लिए कांग्रेस की नरमी क्यों? 9 लोगों की हत्या के दोषी शख्स के लिए कांग्रेस की नरमी क्यों? सिब्बल साहब ऐसे शख्स का केस लड़े क्यों? क्या वजह है, क्यों हो रहा है ये सब? ये बताने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल फजल इमाम मलिक साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं मौजूद हैं, डॉक्टर समित पात्र बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और जाने माने नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अग्निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अग्निमा जी, ब्रेक से पहले आप शायद कुछ कह रही थी और उसी बात को लेकर कुछ मतभेद भी नजर आ रहा था, कहिए क्या कहना चाह रही थी आप? नहीं, मैं ये बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, लेकिन जी। जब बात जैसे समझौता एक्सप्रेस और अन्य जो आतंकवादी घटना हुई उसमें बीजेपी बिल्कुल अलग स्टैंड लेती है। आतंकवादी जो पकड़े गए या कहना चाहिए कि जिन पे लगा कि इन्होंने साजिश रची है, उनसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मिलने जाते हैं, वो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि ये जानबूझकर इनको फंसाया गया। इस तरह की बातें होती है क्योंकि हिंदुत्व वोट बैंक है जो बीजेपी का है, तो इसलिए ये कहना कि केवल कांग्रेस नहीं, आप कहीं की भी बात कर लें, जैसे कि फजल जी कह रहे थे, आप तमिलनाडु में चले जाएं, वहाँ पे राजनीति हो रही है, अफजल के लिए जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और तो इसमें बीजेपी भी कोई अछूती नहीं है इस वोट बैंक की पॉलिसी में। भले आप कह लें कि अफजल की जब मांग आती है फांसी की, तब बीजेपी बहुत बुलंद आवाज में बोलती है, और इस तरह के जो मसले आते हैं उसमें बीजेपी का अपना स्टैंड रहता है, लेकिन जब जैसे ही कोई हिंदू टेररिस्ट पकड़ा जाता है या उसके प्रति तो उनका जो विरोध है वो उतना बड़ा नहीं होता या उतना बड़ा चढ़ा के नहीं कहते। जी बैकग्राउंड जो कहना चाहिए कि हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ होता है, खासकर उनके। संबित जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि रंग नहीं होता आतंकवादियों का जी, लेकिन ये स्टैंड कब से बदला इनका? स्टैंड तब से बदला जब जिस तरफ अग्निमा जी इशारा कर उसके बाद से अचानक स्टैंड बदला कि इस्लामी आतंकवाद। दरअसल इस्लामी आतंकवाद अमेरिका से एक्सपोर्ट हुआ है हिंदुस्तान, और जो भाजपा के लोग हैं पहले बराबर इस्लामी आतंकवाद कहते रहते थे, लेकिन जब बात उन पर आई, जब लोग पकड़े गए समझौता ब्लास्ट में या दूसरे केस में, उसके बाद से आतंकवाद का रंग और कलर और कुछ भी नहीं रहने लगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि जब आप हंसे हैं, मुझे एक शेर याद आया कि जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। खुदा उस वक्त आया याद जब आपको लगा कि अब हम फंस रहे हैं। और एक चीज़ और है कि आपने संजय जी ने कहा कि हमारा बहुत तुष्टिकरण का मामला नहीं, लेकिन अडवाणी जी उस वक्त प्रधानमंत्री से मिले थे जब साध्वी प्रज्ञा को पकड़ा गया था, और मिलकर उन्होंने एक तरह से उसे क्लीन चिट दे दी थी और कह दिया था कि नहीं वो एकदम पाक साफ है, उसकी जांच की मांग की थी। ठीक है, जांच होनी चाहिए, वो पकड़ी गई है, सीबीआई उनके पास है और पुलिस सरकार के पास है, उसका होना चाहिए। लेकिन
जांच से पहले, मुकदमे से पहले, कन्विक्शन से पहले आप किसी को पाक नहीं, और किसी आतंकी मसले में कोई पकड़ा जाता है तो फिर आडवाणी साहब को वहां जाने की जरूरत ही क्या पड़ी? ये कानून का मसला था, कानून अपनी तरीके से देखता। जी वंदना जी, मैं आपको ये बता दूं कि पहला विषय है कि व्यक्ति पकड़ा गया है, अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ है, तो उसको आतंकवादी कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। अगर साध्वी प्रज्ञा पकड़ी गई है, कन्विक्ट अभी तक नहीं हो पाई है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि जल्दी ही रिहा भी होने वाली है बेल के ऊपर, ये जो खबर है कि रिहा होने वाली है बेल के ऊपर, अर्थात कन्विक्ट नहीं हो पाई है। सारे तंत्र को उनके खिलाफ लगा के नार्को टेस्ट, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पाक साफ हैं या क्या है, मैं इतना कह रहा हूं कि मुझे हमारे देश के कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास है, बाबत इसके कि सीबीआई जो है वो कांग्रेस के हाथ की डंडा है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर किसी प्रकार का जो है हम साबित नहीं कर पा रहे हैं गुनाह, तो यह साबित तो होता है कि वो अभी तक आतंकवादी नहीं है और ना ही आतंकवादी थी। उसी प्रकार से जो अन्य लोग भी पकड़े गए थे, जिनके लिए हमने एक सॉफ्ट स्टैंड, आप जो कह रही हमने दिखाया है, तो स्वाभाविक रूप से वो आतंकवादी नहीं है, तो इसलिए आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, हमने हमेशा कहा है। और दूसरा विषय मैं आपको याद दिला दूं, जब लंदन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मेट्रो में, और वहां एक डॉक्टर पकड़ा गया था हिंदुस्तान ओरिजिन का, तो आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुझे रात की नींद नहीं आ रही है कि वो किस प्रकार से वहां जेल में है। तो आप याद रखिए, वहां भी मनमोहन सिंह जी ने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई थी। आप आडवाणी जी वाला विषय क्यों बीच में ला रहे हैं? वो तो अभी तक कन्विक्ट भी नहीं हुए हैं। मेरा सवाल एक ये है, मुझे लगता है मलिक साहब भी इससे सहमत होंगे और अग्निमा जी भी। मान लीजिए कि साध्वी प्रज्ञा आतंकी है या नहीं, ये अभी तक प्रूव नहीं है, बहुत सही आपने कहा, तो ये कानून जज कर लेता ना, ये इन्वेस्टिगेशन सवाल ये भी है, उन्होंने वही तो कहा कि वंदना की जांच होनी चाहिए सही तरीके से, कहने में कोई बुराई नहीं। वंदना सवाल ये है, क्यों ये बताने सबके लिए नहीं गया। मुसलमान जितने भी पकड़े गए आज तक आडवाणी जी उसके लिए नहीं गए, कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। पहले ठीक है, नहीं देखिए, नहीं तो साध्वी प्रज्ञा के लिए अब ये तो फिर समझिए ऐसा लग रहा है वाकई में बीजेपी का ये फिर ये दौरा मैंने बार-बार और 12 साल के बाद मुसलमान लड़के जो हैं वो जेल से रिहा हो चुके, निर्दोष साबित हुए, उसके लिए कभी नहीं गए आडवाणी जी। कभी मुसलमान शब्द क्यों आ रहा है? जो कानून के साथ, जो कानून के पक्ष में खड़ा है वो ठीक है, पाक साफ है, जो कानून के खिलाफ खड़ा है उसे जेल जाना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, जो न्याय कहे निश्चय एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव ही ये संदेश भी वंदना, ये संदेश भी नहीं जाना चाहिए एसएमएस के द्वारा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो मुसलमान पकड़ा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी एसएमएस नहीं भेजती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये एसएमएस कहां से सर्कुलेट हो रहे थे और कौन इनको चैनलाइज और मोबिलाइज करा था, ये नहीं कह सकते। समित साहब, आपको ये लगता है कि कांग्रेस वाकई में नरम दिली रखती है आतंकियों के लिए? इस पे आप हाँ या ना में जवाब। नहीं, इसमें तो मुझे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं वंदना जी, आज तो खुद कांग्रेस ने ही कह दिया कि वो नरम दिली रखती है, क्योंकि आपने देखा उन्हीं के पार्टी के सदस्य ने कहा, अहमद पटेल जी के लिए क्या कहा कि अहमद पटेल जी गुनहगार हैं, उन्होंने सोनिया जी को बंद कर रखा है, सच्चाई से वाकिफ नहीं होने देते, एक तो ये कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सोनिया जी ने मैसेंजर के रूप में अंबिका सोनी जी को भेजा, जिन्होंने मुझसे कहा कि अफजल गुरु के विषय में और भुल्लर के विषय में खामोश है। इससे बड़ा आपको और एविडेंस क्या चाहिए? ये तो बिल्कुल प्रमाण है, और इससे बड़ा और कुछ मुझे लगता नहीं है देश को चाहिए ये जताने के लिए कि कांग्रेस किस प्रकार आतंकवादियों के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नरम रवैया अपनाती है। और कांग्रेस का यह है कि अभी हम बात हो रही है कांग्रेस भुल्लर केस की हो रही है, और दूसरे केस भी हाल में हमने देखे, तो राष्ट्रपति का जो क्या राष्ट्रपति भवन का मिसयूज किया गया है, 10-10 साल 11-11 इनकी भी मर्सी बहुत सालों तक 10-10-11 राजीव गांधी के उसमें 10 साल 11 साल और भी सबकी इतनी 10 सब राष्ट्रपति भवन का मिसयूज हो रहा है। सबसे बड़ी यह है कि वोट बैंक के लिए राष्ट्रपति भवन का अब या तो हालात बदले या क्या वोट बैंक की चिंता हो रही है कि नहीं अफजल और इनको कसाब को लग रही है, हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों की चिंता। प्रणब मुखर्जी जरूर जागे हैं, अब उसके पीछे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी का कन्वेंशन हुआ था, नेशनल कन्वेंशन हुआ था अभी कुछ दिनों पहले तालकटोरा स्टेडियम में, तो नरेंद्र मोदी जी ने भाषण के दौरान कहा था कि कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह नहीं प्रणब मुखर्जी होने चाहिए थे प्राइम मिनिस्टर, आपको याद होगा। और आज कांग्रेस ने इस बात पे मुहर लगाई जब बिट्टा साहब ने कहा कि मनमोहन सिंह नहीं और प्रणब मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए थे, क्योंकि जिस प्रकार से स्विफ्टनेस के साथ प्रणब मुखर्जी ने इन फाइलों को
जो है एक किनारे लगाया है, यह दिखाता है कि उनमें काम करने की क्षमता है और मनमोहन सिंह जी में नहीं है। तो आप देखिए, हमने यह विषय कुछ दिन पहले कहा था, आज कांग्रेस का ठप्पा लगा है कि किन्हीं कारणों से जो लोग पावरफुल हैं गांधी परिवार से, उनको कैसे दरकिनार कर दिया जाता है, और जो लोग मूक हैं, बधिर हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, मेरा कुछ और है सेंसस में कहने का, उनको आप सेंटर में लाते हैं ताकि वो चैलेंज ना बन सके। ये आज कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया। चलिए, आपकी बातों से और एमएस मिट्टा साहब को सबने सुना के उनकी बातों से भी जाहिर हो चुका है कि कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर है। और जैसा अग्निमा दुबे और मलिक साहब कह रहे हैं कि राजनीति सिर्फ कांग्रेस नहीं करती है, ऐसे मसलों पर तमाम राजनीतिक दल करते हैं। हालांकि ये सिलसिला कब खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जो बिना गारंटी के हम सबको झेलनी पड़ती है, और ऐसे ही कुछ हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के लोकतंत्र का हाल फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन सच जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस का जरूर दिखा के भुल्लर के लिए भी और ऐसे कई दूसरे मामलों में भी। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बाखबर करेंगे, मुखातिब करेंगे, रूबरू करेंगे एक और दिलचस्प मुद्दे से। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार, 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4, रे भैया थर्मल लगा दिए 4, कार्यकाल में 4, रे भैया थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। सबसे आगे हरियाणा। करीब 2 दशक से बीजेपी के साथ गलबहियां करते आए नीतीश कुमार को बीजेपी से कोई शिकवा नहीं है।
अगर शिकवा है तो बस नरेंद्र मोदी से, क्योंकि मोदी की ही छवि ऐसी है जो जेडीयू के अल्पसंख्यक वोटरों को इधर से उधर खिसका सकती है, और इसी डर से जेडीयू किसी भी हाल में मोदी को स्वीकार करना नहीं चाहती। शनिवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। जेडीयू जल्द ही बीजेपी से 2014 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने की मांग कर सकती है। दोनों के बीच बढ़ती तल्खी के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर एनडीए के भीतर कोई समस्या आती है तो हम मिलजुल कर उस समस्या को सुलझा लेंगे। हर बार बीजेपी और जेडीयू के आला नेता यही बात कहते हैं, लेकिन हर बार जब घर की बात बाहर आती है, पड़ोस वाले देखते हैं, देश और दुनिया वाले देखते हैं, तो उन्हें इस चीज पर संशय होने लगता है। वो दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये कौन सा विवाद है जो नहीं सुलझ पा रहा है और सुलझेगा या फिर नहीं सुलझेगा। और इस वक्त हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर समित पात्र बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, फजल इमाम मलिक साहब, अग्निमा दुबे, लगातार हमारे पैनल में सभी लोग मौजूद हैं। डॉक्टर समित, सबसे पहले आपसे, इतनी अच्छी दोस्ती, इतना अच्छा भाईचारा, तू मेरा मैं तेरा, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है जैसी बात है कि तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए बहुत जरूरी हूं, वो सबने देखा और बहुत अच्छा कुछ चल रहा था। ये नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार को इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, ना सूत ना कपास, जुलाहे पे लट्ठम लट्ठा, वैसी परिस्थिति हो रही है जी। कुछ भी तैयार नहीं है, ना कोई मीटिंग हो रही है, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी बैठा है, ना ही चुनाव घोषित हुए हैं, और जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं वो मात्र काल्पनिक हैं। ये डिबेट के लिए अच्छे हो सकते हैं कि मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब मोदी जी को पीएम के तौर पर आप लोग नहीं देख रहे हैं? देखिए, वो तो विषय है ही नहीं। आपने कहा कि कहीं नहीं, आपने सिर्फ ये पूछा कि कहीं आपत्ति है क्या जेडीयू में। हमने कहा आपत्ति नहीं है किसी प्रकार का विषय। और दूसरा विषय यह भी है कौन पीएम बनेगा, अभी इस पर भी हमारे संसदीय दल मिली नहीं है। जब संसदीय दल इस पर बैठेगी, भाजपा के आला कमान इस पर चर्चा करेंगे, तभी जाके मंथन में से पीएम निकलेंगे। मलिक साहब, क्या लगता है आपको, ये मन की भाषा बोल रहे हैं समित जी या राजनीति की भाषा बोल रहे हैं? क्योंकि भाजपा से हैं तो जाहिर है कि वो भाजपा की भाषा ही बोलेंगे। लेकिन एक बार वंदना, 2-3 दिन पहले आपने एक बहुत नीतीश जी के लिए आप जो डिस्कशन में स्मार्ट शब्द का इस्तेमाल किया था, जी। मैं कहता हूँ स्मार्ट नहीं, वो बहुत शातिर आदमी। राजनीति में जो जितनी श्रूड जिसको कहते हैं वो आदमी, मैं उनके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि फिर वही बात आ रही है कि वोट बैंक जो है मुसलमानों को लुभाने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को का जो कार्ड खेला है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जब गोधरा कांड हुआ था, जब गोधरा और उसके बाद जो उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया हुई थी, उस वक्त वो केंद्र की सत्ता में थे, उसी वाजपेयी एनडीए सरकार में वो शामिल थे। अगर उन्हें बहुत मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की चिंता होती, तो बिल्कुल उस वक्त हट जाना चाहिए था। लेकिन आज अचानक उनके पास वही बोला कि जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आ रहा। आज 10 साल के बाद, 12 साल के बाद उन्हें खुदा याद आ रहा, क्योंकि बिहार में उनको राजनीति करनी, बिहार में मुसलमानों को लुभाना। और लालू प्रसाद यादव का मुसलमानों पर बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि एक माइस फैक्टर था वहाँ, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने मोदी को कार्ड के तौर पर। अच्छा, अगर वास्तविकता वही है जो आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है अग्निमा जी, फिर तो नीतीश जी को हल्ला करने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले, नतीजों से पहले बीजेपी या एनडीए कुछ डिक्लेयर नहीं करने जा रहे हैं, तब तक तो आप खामोश रहिए, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो इतना हल्ला फिर क्यों, अगर वास्तविकता वो है जो मलिक साहब कह रहे हैं? लेकिन वरना जेडीयू तो हल्ला करिए, बीजेपी के अंदर भी तो हो रहा है हल्ला नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं, कभी कोई अडवाणी की बात होता है, कोई मोदी जी का आता है, कहीं शिवराज चौहान भी आ जाते हैं, अडवाणी जी की तारीफ कर देते हैं। हाँ, तो ये हल्ला तो बीजेपी के अंदर भी है ना। तो जेडीयू को मौका मिल रहा है, वो अपना वोट बैंक साध रहे हैं और अपना वो साधेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश जी कंपैरिजन कर रहे हैं अपना और मोदी का, और उन्हें लगता है कि मैंने ज्यादा काम कर दिया इसलिए मैं ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। निश्चित तौर पे ये तो कोई भी जो मुख्यमंत्री है, अगर किसी एक मुख्यमंत्री की तारीफ होती है तो हल्की सी तो जलन मचेगी। बल्कि शिवराज सिंह चौहान वैसे बड़े सधे हुए तरीके से कह देते हैं कि मेरे से ज्यादा अनुभवी है मोदी, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं मेरा अपना तरीका है, मैं बहुत ज्यादा मीडिया हाइप नहीं करता, ये नहीं करता। तो मुझे लगता है अप्रत्यक्ष रूप से वो मोदी पे भी निशाना साध देते हैं। तो जो मोदी को लेके एक कंफ्यूजन की जो कहना चाहिए या मतलब अभी फैसला करने की स्थिति में बीजेपी खुद भी नहीं है। भाजपा में भी कंफ्यूजन है, वो अभी खुद फैसला करने की स्थिति में नहीं है। अरुण जेटली जी भी कहते हैं कि मुसलमानों को अगर मोदी जी को कुछ करेंगे तो अरुण जेटली का, अभी जेटली जी भी अमृतसर से सुन रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, सुषमा है, राजनाथ जी है, सब है। तो बीजेपी भी अभी मुझे ऐसा लग रहा है। जी को आप देखिए, आडवाणी जी का जो पहले बयान आया भाजपा की बैठक में कि अल्पसंख्यकों को साथ लिए बिना आप चुनाव में नहीं जा सकते, लेकिन बाद में अचानक फिर वो स्टैंड बदलते हैं और फिर उनको
वो अपनी रथ यात्रा याद आती है। जी जी तो जी। वो सारी चीजें वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं भी सुरेश में बना हुआ कहीं, इसलिए। और जहाँ तक नीतीश की बात है, नीतीश और गुजरात तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन बिहार की बात है, बिहार में ऐसा कोई बहुत विकास हुआ नहीं जितना शोर है। आप जाके फिर कभी देखिए, बिहार में बीजेपी की भी सरकार है। पात्रा जी बताएंगे, क्योंकि वोट बैंक जेडीयू ही नहीं साध रहा, बीजेपी भी साध रही है। आप देखिए किस किस को लिया है राजनाथ ने, मोदी अपने सेंटर में आ गए हैं, जो हिंदुत्ववादी चेहरा, उमा भारती का अपना एक रहा है, अमित शाह आपके, फिर वरुण गांधी, ये सब जो एक कट है। तो हाँ, ये जो चेहरे ऐसे हैं जो कि एक वोट जो कहना चाहिए हिंदुत्व एक चेहरा एक पेश करते हैं बीजेपी का, तो बीजेपी भी साध रही है, जेडीयू डॉक्टर समित लगातार जब आप दोनों बोल रहे हैं तो नाना के अंदाज में वो गर्दन खिला रहे हैं, मतलब सहमत तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है सहमत होना भी नहीं चाहिए जब आरोप लग रहे हो। जी कहिए। ये आरोप नहीं है वंदना जी, मैं इसको एक सकारात्मक रूप में देखता हूँ, पॉजिटिव रूप में देखता हूँ। देखिए हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी में इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शंस होना ये अच्छाई है, ये बुराई नहीं है। हमारे पास इतने लीडर्स हैं कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनेगा यह एक चर्चा का विषय बन रहा है। हमारे पास केवल एक परिवार या एक व्यक्ति योग्य व्यक्ति ये नहीं बात है, बहुत सारे बाहुल्यता होना यह लोकतंत्र की मजबूती है, यह लोकतंत्र का कमजोरी नहीं है। इन व्यक्तियों में से, इन ऑप्शंस में से कौन उभर के आएगा यह पार्टी निर्णय लेगी, जैसे हमारे नेताओं ने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा। कांग्रेस की तरह हमारे पार्टी में एकाधिपति राज की एक ही परिवार का राज होगा यह नहीं है। और अभी प्राइम मिनिस्टर घोषणा करने का किसी पार्टी ने भी अभी ये कवायद शुरू नहीं की है। कांग्रेस खुद ने भी अभी तक कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार उनका होगा उन्होंने भी नहीं, वो भी हल्ला नहीं कर रहे, वो बिल्कुल हल्ला कहाँ हल्ला कर रहे हैं। कल उनका इंटरव्यू मैंने देखा, कल उनका इंटरव्यू देखा मैंने, तो उन्होंने कहा अभी तो मीटिंग हुई नहीं है, मीटिंग से पहले मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, कल और परसों मीटिंग है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तय कर लेंगे इस बार कि पहले ये लोग कैंडिडेट का नाम बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो तय करने दीजिए, चिट्ठी लिखने दीजिए, हमारे नेता बैठ के उनके नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी से एक काल्पनिक परिस्थिति बना के। अच्छा एक और बात महीनों से चल रहा है। आपके जो बीजेपी में जो नाम चल रहे हैं उनमें से एक को तो उन्होंने खारिज कर ही दिया है, मोदी का नाम, ये तो स्पष्ट है ना। तो आप जब एनडीए की आप बात करते हैं, एनडीए के साथ बैठ के एक चर्चा की बात करते हैं, तो एक नाम तो खारिज है, इसको तो आप स्वीकार करते हैं कि मोदी का नाम खारिज है। देखिए अभी तक एनडीए में और भाजपा में भी किसी तरह से कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है। उसके बाद ही कौन नाम खारिज होता है और कौन नाम पटल पे आता है उसके बाद का विषय है। जेडीयू ने तो खारिज कर दिया ना, जेडीयू ने तो खारिज कर दिया। जेडीयू ने भी कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि किस नाम पे खारिज करना है। और कैसे करेंगे? उन्होंने कहा है कि सोचेंगे, करेंगे, और कल परसों मीटिंग है, मीटिंग से क्या निकल के आता है देखते हैं। नहीं, मोदी के नाम की बात हो रही है, मोदी के नाम पे बात हो रही है। जेडीयू मोदी का नाम खारिज एक तरीके से साफ कर चुका है। तो बीजेपी के मतलब जो आपने नाम लिए हैं कि हमारे यहाँ बहुत योग्य लोग हैं, उनमें से एक मोदी का नाम तो खारिज हो ही चुका। आप लोग इस चीज को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? नहीं ऐसी बात चलिए ये जो जमीनी हकीकत ये भी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर लोकसभा के अपनी चुनाव की तैयारी भी कर रहा है। वो जान रहा है कि अगर नीतीश अलग होते तो हम अलग, वो इस तरह की वो तैयारी। और आज से नहीं, लगभग 1-1.5 साल पहले से संबित जी हो सकता है कि ये जो आशंका तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पता है। ये तैयारी होना भी चाहिए। देखिए दोनों हम अलग अलग पार्टियां हैं, सहयोगी जरूर हो सकते हैं। मैं फिलहाल आप लोगों को और अपने व्यूअर्स को सुनाना चाहती हूँ कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, उन्होंने इस मसले पर क्या कहा है, वो फिलहाल सुनते हैं। जहाँ तक जनता दल यूथ का प्रश्न है, शिरोमणि अकाली दल, ये सब सारे दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मित्र दल हैं और इनके साथ हमारा गठबंधन 2-4 वर्षों का गठबंधन नहीं है, बल्कि ये 15, 16, 17 वर्षों से हमारा वही गठबंधन चल रहा है। यदि कोई बात होगी तो हम लोग परस्पर मिल बैठकर वो बात करेंगे और यदि कोई समस्या होगी तो उसका हम समाधान करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोई बात होगी तो हम लोग मिल बैठकर बात करेंगे, यानी कोई बात होगी ये तो उन्हें तय पता है, ये पूरी तरीके से उन्हें पता है। डॉक्टर समित हालांकि बहुत इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात होगी तो बात हुई नहीं है, बात हुई नहीं है अभी तक, लट्ठा होगी तो ये उन्होंने कह दिया कि बात होगी। नहीं देखिए, आप वहां भी मीडिया के बंधुओं ने पूछा होगा ऐसा हो जाएगा तो एक काल्पनिक स्थिति बनाई। उन्होंने कहा अगर ऐसी काल्पनिक स्थिति आएगी तो हम करेंगे। वो काल्पनिक स्थिति वर्तमान तथ्यों के आधार पर बनाई गई।
यादव का बयान आया और 13-14 को जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें शरद यादव ने साफ कहा कि इसमें हम बात करेंगे और उसमें पूछेंगे कि किसे आप बना रहे हैं। तो ये है कि जेडीयू की तरफ से बार बार ये संकेत दिए जा रहे, भले आप उसको ना माने, लेकिन जेडीयू बार बार ये संकेत दे रहा है कि आप किसे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना रहे हैं। और शायद यही वजह है कि कल उद्धव ठाकरे ने भी ये बात कही। आपको नहीं लगता कि जो आपके जो अलाइज हैं ये सारे इस चीज माहौल को बिगड़ रहा है इससे? प्रधानमंत्री को अभी तो बहुत टाइम है, आपको नहीं लगता जेडीयू अननेसेसरी इस चीज को उठा रहे हैं? आप ये मेरे अरुणिमा जी, मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई माहौल बिगड़ रहा है। मैंने कहा ये डिबेट का विषय जरूर हो सकता है। तो दोनों पार्टियां मैच्योर्ड और परिपक्व पार्टी हैं। कहाँ है आप लोग? तो मीडिया के थ्रू बात हो रही है ना, जेडीयू मीडिया में बोलता है। मैंने कहा ये काल्पनिक परिस्थिति है और जिस प्रकार से स्थिति उभरेगी उस स्थिति से निपटने के लिए दोनों पक्ष के लोग परिपक्व हैं। कौन प्रधानमंत्री? अब देखिए नीतीश कुमार आपके राजनाथ उनसे मिलके या अडवाणी से मिलकर क्यों नहीं कहते आप तय करो? मीडिया में इस तरह के बयान क्यों आते हैं जेडीयू के नेताओं के? उनकी पार्टी अलग है। नीतीश जी ने बारंबार कहा है कि एनडीए में नहीं है इसका मतलब। नहीं, नीतीश जी ने बारंबार कहा है कि एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी घटक दल है, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री बीजेपी से ही होगा। मैं आपको बार बार याद दिलाऊं, कहा है और ये कहा है तो एक परिपक्व स्टेटमेंट है ये। और उसमें से कौन बनेगा ये हमारे नेता और उनके नेता बैठ के तय करेंगे। जिस काल्पनिक परिस्थितियों की बात कह रहे हैं आप संवेद जी, इस काल्पनिक परिस्थितियों को पैदा किसने किया है? वो कुछ भाजपा के लोगों ने भी किया है और कुछ नहीं। और डॉक्टर आप कह रहे हैं नीतीश जी की आपने लाइंस बताई, उसके आगे वो एक लाइन बार-बार कहते हैं कि मोदी जी की छवि सेक्युलर नहीं है। पता है, बार-बार उनका जिक्र आ जाता है। तो कहीं तो कोई इंटेंशन है कि देखिए अगर आपने इनको चुना तो हम आपके साथ नहीं है। देखिए पता है, इसमें एक चीज और जोड़ दूं, सुषमा स्वराज बाल ठाकरे से मिलकर पीएम के बारे में बात करती है, पीएम पद के बारे में। वो उद्धव ठाकरे जी का बयान आया तो आपके लोग भी तो लगे हुए हैं। वो बिल्कुल नहीं बात उद्धव ठाकरे जी का बयान मैंने भी कल सुना। उद्धव ठाकरे जी ने कहा जब सुषमा जी स्वास्थ्य के लिए पूछने आई थी बाला साहेब के पास तो बाला साहेब जी ने खड़े होकर आशीर्वाद दिया था। स्वाभाविक है, बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, कद्दावर नेता है, आशीर्वाद दिया यशस्वी हो और प्रधानमंत्री बनो। तो ठाकरे एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें कौन सी बुरी बात है? एक अलाइज हैं और बीजेपी के और एनडीए के शिवसेना बहुत पुराने हुए हैं, तो वो पहले से ही तय कर लिया। इसका मतलब वो बधाई दे रहे हैं? बधाई नहीं दे रहे थे, आशीर्वाद और सॉरी आशीर्वाद दे रहे थे। देखिए पुत्री जैसी हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो इसमें क्या बुराई है? आशीर्वाद देके और एक राजनीतिक जीवन में आशीर्वाद सर्वोच्च पद के लिए सुषमा जी जिस पद पे तो सुषमा जी को दिया ना, और भी तो नेता मिलते हैं, और भी नेता जाते होंगे, उनको भी देंगे। अब तो वो है नहीं संसार में, मगर उनको भी देते, ऐसी बात नहीं है। संबित जी, एक आपने जो कांग्रेस की एक बात की और कहा कि मेरे यहाँ बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी और कांग्रेस में, लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इधर हाल के दिनों में आपके यहाँ भी व्यक्ति पूजा शुरू हो गई? नरेंद्र मोदी की जिस तरह से व्यक्ति प्रशंसा की जा रही है वो भी एक व्यक्ति पूजा की प्रकाष्ठा है। आप माने या ना माने? नहीं, व्यक्ति पूजा तो हमारे पार्टी में और हमारे संगठन में हो ही नहीं सकता है। जो अभी जिस तरह नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी जी की जो प्रशंसा की जा रही है वो उसके हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखाया है वो न केवल हिंदुस्तान में, आप देखिए बाहर के देशों के सांसद भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जिस प्रकार से गुजरात में हो रहा है, दूसरे देश के लोग भी आके ये प्रशंसा कर रहे हैं कि एक उपजाऊ भूमि है, यहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यहाँ ग्रोथ हो सकता है। तो ये कोई व्यक्ति पूजा नहीं है, ये काम और परफॉर्मेंस की सराहना है। दूसरी चीज ये बात कर रहे हैं कि आप जब महिलाओं की मोदी जी बात करते हैं वो इला भट्ट को भूल जाते हैं, जहाँ 18 लाख महिलाएं सेवा से जुड़ी, उसमें 9 लाख से ज्यादा महिलाएं गुजरात की है। वो किसी मुस्लिम महिला का नाम नहीं लेते। आज तक मोदी जी को मुसलमान कोई नजर नहीं आया, कभी किसी मुसलमान की प्रशंसा करते नहीं सुना। देखिए क्या कारण है इसका? देखिए ऐसी बात नहीं है। आप देखिए अभी फिलहाल ही मोदी जी सलाया के सीट पे जीते हैं। सलाया जो कि 90% जहाँ की मुसलमान आबादी है। देखिए मैं एक बात, फैसल साहब आप बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं और मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि आपने कभी भी ऐसी बात नहीं कही जो देश को बांटता हो। इसलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, देखिए आज मेरा जो मानना है 60-65 वर्षों, आपको एक वाकया याद होगा, मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी थी, इसका बहुत चर्चा हुआ सद्भावना मंच पे। मगर मेरा नजरिया देखिए, ये टोपी पहन लेने से क्या हो जाता है? ये टोपी और अंगोछे की राजनीति 60 साल से जो है कांग्रेस करती आ रही है। टोपी तो पहन लेती है, मगर सच्चर कमेटी में रिपोर्ट आता है कि मुसलमान डेवलप ही नहीं कर रहा है। इस पे हम नहीं विश्वास करते। टोपी मत पहनो, पहनो ये अलग विषय है, आप डेवलप करके दो। मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, सिख बच्चे स्कूल में जाए, पढ़े, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तभी सलाया बनेगा। यही तो जेडीयू कर रहा है, यही जेडीयू भी कर रहा है, इसके साथ है, ये जेडीयू भी कर रहा है, ये मोदी जी भी कर रहे हैं, ये बीजेपी भी कर रहा है।
हम यही तो बोल रहे हैं कि हमारे एनडीए के अलायंस में इतनी ताकत है कि जिन जिन राज्यों में हम हैं हम यही कर रहे हैं। टोपी पहनने की पॉलिटिक्स कर रहा है, जेडीयू भी तो वही कर रहा है। नीतीश जी को देखिए, वो देखिए मैंने टोपी पहनने को गलत नहीं बताया, वो जरूर पहनिए, अंगोछा भी पहनिए, मगर टोपी और अंगोछे से आगे विकास भी करिए, केवल टोपी और अंगोछी की राजनीति मत करिए। नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। मुझे छोटी है कि संबित जी ने जो कहा कि ठीक है मोदी जी टोपी नहीं, दरअसल वो टोपी पहनाने का काम करते हैं मुसलमानों को, इसलिए टोपी नहीं। देखिए लोकतंत्र में कोई टोपी पहना सकता है, उतार सकता है तो वो जनता है, कोई किसी को और टोपी नहीं पहना सकता। और बार बार जनता ने नरेंद्र मोदी जी को टोपी नहीं, उनको सिंहासन पे बिठाया है और ताज पहनाया है। संबित जी की कभी कहिए कि कभी हम लोगों का भी एक शब्द हमारे लोगों के लिए बोल दिया करे तारीफ। पता नहीं कांग्रेस तो कह रही है मोदी उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, वो तो मौत के सौदागर और इत्यादि मुद्दा नहीं है, डर के मारे कह रहे हैं। क्या मुद्दा है क्या नहीं है सब जानते हैं। आज की चर्चा में एक चीज बड़ी सही लग रही है, मुझे लगता है हमारे स्टूडियो में जो लोग काम कर रहे हैं उनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए। डॉक्टर समित पात्र की पोजीशनिंग बड़ी सही हुई है। एक तरफ अग्निवा जी है, एक तरफ मलिक जी है, इधर मैं हूं, तो चौतरफा जो वार के वो उनको पोजीशनिंग को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही पोजीशन पे बैठती है। वो बिल्कुल मध्य में रहती है, ना तो तुष्टीकरण और ना तो किसी के ऊपर अत्याचार। वो मध्यम राह में डेवलपमेंट का मार्ग, सेफ गेम खेलती है। सेफ गेम नहीं, डेवलपमेंट का गेम खेलती है, विकास। तुष्टीकरण तो करते ही है। तो देखिए राजनीति जो है वो तुष्टीकरण पर आज टिका हुआ। आप संबित जी, आप इसे माने या ना माने, चूंकि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं इसलिए आपकी अपनी लाइन होगी, लेकिन आज की राजनीति हमारे तुष्टीकरण पे टिकी हुई। अगर वोट की राजनीति नहीं होती, वोट लेने के लिए आप राजनीति नहीं करते तो चुनाव में नहीं जाते, समाज सेवा उससे बेहतर है। इसलिए ये कहना कि तुष्टीकरण नहीं, ठीक है क्योंकि आप एक पार्टी के हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं, इसलिए मैं अपनी बात रख सकता हूँ। कांग्रेस के लोग भी कल यही कहते हैं कि तुष्टीकरण नहीं, और भी जितनी भी राजनीतिक दल है वो इसी बात का कहते हैं कि हम तुष्टीकरण नहीं, जबकि वो सारे लोग करते हैं। देखिए आप एनडीए में जो हैं, आप पार्टीज की बात कर लीजिए, आप अकाली की बात करिए, वो देखिए किस तरह के, तो शिवसेना का आप देखिए क्या एंगल है, ठीक है। जेडीयू भी अपना वोट बैंक पॉल कर रहा है और बीजेपी भी अपना हिंदुत्व करती है। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो तो सब कर रहे हैं ना। एनडीए भी कौन सा अलग हटके है कांग्रेस से? आप बताइए ना, कांग्रेस से हटके कैसे है? वो अलग अलग दल कर रहे हैं एनडीए में, कांग्रेस इकट्ठा कर रही है। मैं बता रहा हूँ, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसकी माता कांग्रेस है। आप देखिए, मैंने आरंभ में कहा, मैंने आरंभ में कहा कि देखिए 65 साल हो गए हमें स्वतंत्र हुए, मगर आज भी हिंदुस्तान की राजनीति परिपक्व नहीं हुई है, क्योंकि शुरू से ही जहां से गंगोत्री बही है वहीं से राजनीति तुष्टीकरण की होकर चली है। और आज परिस्थिति यह है कि इधर गड्ढा तो उधर खाई है, आदमी किधर जाए? जब तक देश के हित को और विकास को आगे नहीं रखेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसमें कम से कम सही रास्ते चल रही है, मध्यम मार्ग, जैसे मैंने कहा। ये विचार सिर्फ आपका है या बाकी भी लोग इस तरीके का ही सोच रहे हैं? नहीं, हम ये तो मेरे विचार है, मगर बाकी लोगों ने करके दिखाया। अब आप देखिए, जिनके साथ भविष्य में सोचते हैं जाने के लिए, एआईडीएमके और डीएमके, अगर डीएमके से बन गई बात, कभी फ्यूचर में रह चुकी है डीएमके भी बीजेपी के साथ, तो वो भी कैसे तमिल इशू पे वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेडी है, वो भी मुसलमानों का अपना वोट बैंक, अब वो स्टैंड उसको लग रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, बाकी पार्टियों को इतनी नाराजगी नहीं है मोदी जी से। मुद्दा हमारा यही है कि जेडीयू को इतनी क्यों नाराजगी है और क्यों आप उनको शांत नहीं करा दे रहे? ये क्या कि देखो शांत हो जाओ, कोई हल्ला गुल्ला मत करो, 2014 के बाद देखेंगे ना। तो आप लोग ये कह रहे हैं। वैसे वंदना, एक बात और तय है कि चाहे मोदी को अगर ये लोग प्रधानमंत्री के पद पे के तौर पे ऐलान भी कर देते हैं तो नीतीश जी अलग होने नहीं जा रहे हैं। आप एकदम साथ, चूंकि वो एक बहुत डरे और सहमे व्यक्ति भी है। उन्हें सत्ता का इतना लोभ है कि अगर सत्ता का लोभ नहीं होता तो वो 2001 में जब गुजरात में दंगे हुए थे उस वक्त वो सत्ता से अलग हो गए होते। नहीं तो फिर क्या नीतीश जी का ये डबल गेम है? नीतीश जी को है ना अपने वोट्स के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, और मैं रहूंगा आप, वरना वोट बैंक की तो है ही पॉलिटिक्स। नीतीश का पिछले अगर आप विधानसभा के इलेक्शन के रिजल्ट देखेंगे तो बीजेपी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट के साथ ग्राफ बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा, बीजेपी का ग्राफ बढ़ा। नीतीश को भी ये
लगता है कि आने वाले समय में अगर बीजेपी इतनी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ती जाएगी तो कहीं वो नंबर 1 पार्टी ना से दूसरे में ना नहीं दूसरे नंबर पे ना आ जाए जेडीयू। एक चिंता वो भी है नीतीश को, वोट बैंक पॉलिटिक्स, एक वोट बैंक के साथ साथ ये चिंता मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अग्निमित्र जी, इससे होगा क्या अगर मोदी को लेके वो इतना हाय हल्ला करते हैं और अपने आप को सेक्युलर नहीं, उसमें आपके वो जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, इससे इलेक्शन में उन्हें क्या बेनिफिट नहीं, देखिए अगर पूरा का पूरा मुसलमान वोट अगर जेडीयू के पास जाता है, कांग्रेस के पास ना जाए, ना आरजेडी के पास जाए, ना पासवान के पास थोड़ा थोड़ा भी चला जाएगा तो जेडीयू थोड़ा नुकसान में आएगी। तो निश्चित तौर पे ये वोट, इनका जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा नहीं, सॉरी, थोड़ा बहुत ना बटे, यही कोशिश है उनकी। जो वहाँ की यही कोशिश है राजनीति जो है वंदना, वो अपर कास्ट का वोट, अगर आप पूरी नीतीश जी को देखा है, नीतीश जी पिछले चुनाव में जीते और भाजपा, वो ऐसा नहीं है कि बहुत अपने काम पे जीते, वो निगेटिव वोट पे जीते, क्योंकि लालू यादव से अपर कास्ट का वोट अपर कास्ट बहुत नाराज थे और वो पूरा वोट बीजेपी को गया है। तो ये जो एनालिसिस है वहाँ वो और अगर खुदा न खास्ते बीजेपी से अलग हो जाते हैं नीति तो अपर कास्ट का वरना मेरे को याद है कि सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में जब ये विधानसभा के इलेक्शन होके आए तो शरद यादव बैठे, तो मैंने उनको बधाई दी कि आप जीत गए। तो वो कहते हैं क्या बधाई, तो बधाई नहीं लेने को तैयार हुए, कहते हैं हम देखो बीजेपी कितना आ गई, उनका ये कमेंट था। तो आप चिंता समझ रहे हैं जेडीयू की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चिंता, बधाई तक लेने को तैयार नहीं थे, कहते नहीं बीजेपी का देख रही हो कितना आगे आ गया। सवाल ये है वहां वंदना के अगर लालू यादव फिर इसी तरह से गठबंधन करके जीतेंगे, अगर लड़ेंगे चुनाव कांग्रेस और लालू यादव और रामविलास पासवान, तो फिर नीतीश और बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता है जीतने से, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो अपर कास्ट का वोट जो है वो इनके साथ इंटैक्ट आज भी खड़ा है। डॉक्टर समित, आपको भी लगता है कि नीतीश जी का ये जो हो हल्ला हो रहा है मीडिया में, जो आए रोज ये चर्चा हो रही है मोदी जी को लेकर, जो वो रिएक्ट कर रहे हैं या इस तरह की तमाम चीजें महज अपने वोट बैंक की खातिर, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस चीज में वो बीजेपी की छवि पर एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ने की या नकारात्मक चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बीजेपी जिससे बचना चाह रही है? वो नहीं चाहती इस वक्त उस पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगे, वो नहीं चाहती हिंदू कट्टरवादी होने का आरोप लगे या धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप लगे, पर नीतीश जी अगर इसी तरीके से मोदी जी के नाम को कीप ऑन रिपीटिंग दोहराते जाएंगे तो चीजें वैसे ही नजर आने लगेंगी। नहीं वंदना जी, इससे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चिंतित नहीं है। अभी मेरे एक तरफ बड़े भाई और एक तरफ मेरी बड़ी बहन बैठी हुई हैं और उन्होंने बहुत खींचतान की। मैं शांत होकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये पूरे काल्पनिक विषय पर एक महल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कयासों पर राजनीति नहीं चलती है। राजनीति तभी होती है, जो अंग्रेजी में कहावत है ना, ब्रिज इज टू बी क्रॉस्ड व्हेन वी रीच द ब्रिज। जब पुल के पास पहुंचेंगे तब हम पुल कैसे क्रॉस करेंगे ये हम सोचेंगे। अभी से कल के लिए सोच के राजनीति एक साधारण नहीं। और देखिए, आपने जो पूछा कि क्या हमें कष्ट होता है, नहीं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी परिपाटी है, क्योंकि लोकतंत्र में इस प्रकार का, जब मैं तूतू मैं नहीं कहूंगा, इस प्रकार की जब पॉजिटिव वाइब्स आते हैं एक दूसरे के लिए, ये पॉजिटिव, यस, नेगेटिव पॉजिटिव, आप पॉजिटिव लीजिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जब इस पे चर्चा होती है तो लोकतंत्र में इसे पॉजिटिव वाइब कहते हैं। यही लोकतंत्र है, चर्चा होने योग्य स्पेस छोड़ना ही लोकतंत्र है। कई पार्टियां हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां कोई स्पेस ही नहीं है। आप बताइए, जो ये पारिवारिक पार्टियां हैं, मुझे नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान में, इस चीज में हम बीजेपी को मानते हैं कि वहां कोई परिपाटी नहीं चलती, कोई परिवारवाद नहीं चलता, वहां डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दो अलायंस पार्टियां जो अलायंस में एक साथ सरकार चलाती हैं, लंबे अरसे से उनका गठबंधन रहा है, वो एक दूसरे को लेकर ऐसी चीजें कर रही है, तो उसमें कहां पॉजिटिविटी है? 17 साल से हम एक साथ हैं, 17 साल से कई मुद्दों पर हम एक साथ खड़े रहे हैं, कुछ मुद्दों पर हम एक साथ खड़े नहीं हुए हैं, फिर भी 17 साल से ये विवाह जस का तस चल रहा है। और मैं आपको आज यहां से कह दूं, यह विवाह चलेगा और जिस बच्चे को हम पाल रहे हैं बिहार, वो बड़ा होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और बुलंदी तक पहुंचेगा। चलिए, आपका परिवार बहुत कुशल मंगल तरीके से तरक्की करने वाला है, इसका आश्वासन आपने कहा। जी कहिए। कल्पना की बात बार बार ये कह रही है, कल्पना हम किसी मीडिया की देन नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं किया, ये कल्पना भाजपा की वजह से सामने आ रही है। मलिक साहब, जनता भी इस बात को समझती है, व्यूअर्स भी समझते हैं कि ये कल्पना महज, मुझे लगता है डॉक्टर समित पात्र का एक, कहते हैं ना कि सेफ्टी लाइन पर चलना बहुत जरूरी है, तो वो उनको कल्पना नजर आ रही है। बाकी सच क्या है, आप, हम, देश की जनता सब जानते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये जो सच है खुलकर कुछ और सामने आए, तस्वीर कुछ और साफ हो जाए, कुछ जो दृश्य
दृश्य अभी धुंधले से नजर आ रहे हैं, वो हम ठीक से देख पाएं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस विभाग की बात कर रहे हैं इस वक्त डॉक्टर समित पात्र और कह रहे हैं कि आगे इसका भविष्य अच्छा होगा, वो अच्छा हो, लेकिन वर्तमान में फिलहाल अच्छा कुछ खास नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये राजनीति है जो कि संभावनाओं से भरी पूरी है। पूरा जो राजनीति जो चलती है, जो की जाती है, उसमें बस संभावनाएं हैं। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, जिसको जिसकी जरूरत है वो उसके साथ उस वक्त पर हो जाता है। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज़लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। अब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था। इतनी जमीन रहन रखने पर दिल किसान का जलता था। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों, हुड्डा जी का सुनो ऐलान।